हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी उतनी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होंगी। और हम अगर बात करें आज के सेशन में, तो आज हम उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके परीक्षा के लिए। अगर बात करें हम इन टॉपिक्स की, जो कि यूनिट 1 से देखते हैं हमारे 20 तक के, जो कि काफ़ी यूनिट्स दी हुई है। और इसके अंदर अगर बात करें प्रत्येक यूनिट में, तो काफ़ी लेंथी सिलेबस दिया हुआ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है ना। हमारे मुख्य टॉपिक्स तो 5 ही है, परंतु उनके अंदर भी अपने अपने टॉपिक्स है। जैसे विषय 5 हो गए हमारे, 5 के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे साइंस में ही देखो तो हमें तीन तीन उसमें सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे रसायन हो गया, फिजिक्स हो गई, है ना, बायोलॉजी हो गई। साथ ही साथ ऐसे सोशल साइंस के देख लो, तो काफ़ी लेंथी सिलेबस। अब ऐसे में हम उन पॉइंट को चिन्हित कर पाना कि जिनसे हमें ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में। तो ऐसे भी कुछ टॉपिक्स, क्योंकि लगातार ईएसडी ऐसा रहा है कि लगातार प्रीवियस क्वेश्चंस हो उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते आया है। तो निश्चित ही साथियों, अगर आपके सिलेबस को बदलाव किया गया है, तो इन्हीं टॉपिक्स में से आपको वहाँ पे एग्जाम में हॉल में आपको इन क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, इन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। जितना भी समय बचा है, 13-14 दिन के आसपास बचा हुआ टाइम, तो आप इन जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इनको अच्छे से और भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। बाकी अदर टॉपिक को भी आप छोड़ना नहीं है, क्योंकि सभी टॉपिक्स को लेके चलना है। परंतु जो ये टॉपिक्स है, ये निश्चित ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछते ही पूछते हैं। चाहे आप कांस्टेबल देख लो, एक्साइज कांस्टेबल देख लो, पटवारी देख लो, तो अन्य एग्जामों में भी यहाँ से बने हैं। एमपी वर्ग 2 की बात हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों की तैयारी शानदार धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ रही होंगी। और काफ़ी कम दिनों का समय है, तो उतनी ज़्यादा एजिटेशन भी होगा, है ना, कि भाई कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस टाइप के सिलेबस के आधार पर हो रहा है एग्ज़ाम अभी तो, जो कि इतने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ अभी फेस्टिवल को भी मैनेज करना है ना, तो ये सारे काफ़ी कठिनाई का सामना कर रहे होंगे, क्योंकि फेस्टिवल भी चल रहा है ना, साथ में पढ़ाई भी चल रही है, एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो सारी चीज़ों को अपने बैलेंस मोड में रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या टॉपिक्स हैं आज के हमारे, जो कि काफ़ी हम बात कर रहे हैं जैसे परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की। तो आप सभी के पास में पाठ्यक्रम होगा आपके पास में रखा हुआ। अगर नहीं है सिलेबस आपके पास में रखा हुआ, तो हमारे इसी लेक्चर के आप कमेंट सेक्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम मतलब अच्छे से अच्छे पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोगों के पास अगर इस तरह का पीडीएफ है सिलेबस का, तो आप समझ पाओगे। तो आप जैसे हिंदी को जानते ही हो कि कितना सारा वेट, मतलब 15 प्रश्नों की संख्या दी गई, 15 अंकों का यह रखा गया है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको कवर करना है अच्छे से। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें भी 15 है ना। तो हिंदी इंग्लिश का वेटेज दोनों का सेम है। और जैसा कि सिलेबस में बदलाव किया गया कि हिंदी जो अंग्रेजी है वो 12th तक की पूछी जाएंगी, है ना। तो 12th तक के जो भी ग्रामेटिकल पार्ट होता है वो सारी डिस्कशन देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। वो सारी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होंगी। तो उनके जो भी मुख्य बिंदु हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो उनको हम कवर करेंगे। साथ ही गणित की बात कर लो, है ना, तो ये 20 मार्क्स का वेटेज है इसका भी। साइंस का, जो कि सबसे ज़्यादा साइंस का वेटेज रहा है, 30 मार्क्स का। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ भी 20 मार्क्स का वेटेज दिखता है ना। तो जितना मार्क्स है उतने प्रश्नों की संख्या भी दी है। इस तरह से हमारे टोटल क्वेश्चंस जो है वो 100 क्वेश्चंस दिए 100 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से हमारा सिलेबस हो जाता है साथियों। तो हम बात करते हैं कि जो कि मुख्य टॉपिक्स की जो रहने वाले हैं। जैसे अगर हिंदी की बात करें, तो हिंदी में हम देखते हैं जैसे पद्यांश और अ, अपठित पद्यांश और गद्यांश आने वाले हैं, जो कि 10 नंबर से स्वाभाविक है कि यहाँ से 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। और पूछे जाएंगे तो इसमें क्या रहेगा, अधिकतर जैसे आप लोगों ने देखी होंगे गद्यांश पद्यांश में, जो कि इसमें से क्वेश्चंस रहेंगे इन्हीं के अंतर आधारित, है ना। और वो भी व्याकरण पर आधारित रहेंगे अधिकतर क्वेश्चंस तो। और बात करते हैं इकाई थर्ड की।
इकाई थर्ड में क्या रहेगा, जैसे इकाई 2 और 1 में क्या दी गई, गद्यांश पद्यांश हो जाएंगे इकाई 1 में। तो इकाई 2 में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो गई ना, वर्तनी शुद्ध लिंग वचन के बारे में। तो इसमें से जैसे अलंकार क्या होते हैं ना, इनको देख लीजिएगा, या फिर साथ ही साथ इसमें जो भी अपने समास क्या है ना, संधि क्या है, पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में। तो यहाँ से ये टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वैसे तो। वाक्य शुद्धि के लिए भी अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, कि वाक्य शुद्धि कैसे करते हैं। पर्यायवाची शब्द कर लीजिएगा, एक विलोम शब्द हो गए है ना। वाक्य एक शब्दों में ये भी कम पूछते हैं, लेकिन कर लीजिएगा इसको भी, है ना, काफी अच्छा इसका भी रहा है। साथ ही साथ देख लीजिए आप, पर्यायवाची सर्वनाम ये हो गया। तो व्याकरण के तो इतना ही है। गद्यांश पद्यांश तो देखना ही देखना है आप लोगों को, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बात करते हैं हम अब वाक्य रचना की। तो वाक्य रचना में भी भेद, अर्थ, आधार अर्थ दिए गए हैं, है ना, संश्लेषण, मुहावरे। तो यहाँ से मुहावरे जरूर देख लीजिएगा आप। मुहावरे हो गए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिंदी के लिए। चलते साथियों इंग्लिश की अगर बात करें हम, तो चलते हैं इंग्लिश पे, जो कि काफी टफ पड़ रहा है, जैसे अन्य साथियों को भी। तो इंग्लिश में भी हमें, जैसे पैसेज की बात होगी, तो हमें दो जो यूनिट है, यूनिट 4 और 5, उसमें तो पैसेज ही देखने को मिलता है। तो पैसेज की अच्छे से तैयारी कर लेना है। चाहे टाइटल की बात हो, टाइटल कैसे निकाले ना, साथ ही साथ उसमें जो भी 4 और 5 क्वेश्चन जो उस पर आधारित होते हैं, वो भी अधिकतर ग्रामेटिकल बेस्ड होंगे। तो ग्रामेटिकल कैसे, जो भी एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। जो भी ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं रहेगा, पर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चलते साथ ही अगले इस पे, यूनिट 4 और 5 देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो हम यूनिट 4 और 5 की बात कर रहे थे। यूनिट 4 जैसे कि इसमें भी अनसिल पैसेज देखने को मिलेगा ना। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम बात अंदर इसकी यूनिट 5 के अंदर देखें, तो इसमें मुख्य रूप से देख लीजिएगा कि कंजक्शन अधिकतर आते हैं ना। साथ ही साथ इसमें नाउन की बात करें तो नाउन देख लीजिएगा, है ना। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है। वही अगर यूनिट 6 की बात करें तो इसमें टेंस सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस आ जाते हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, है ना। और यूनिट 5 में अगर वर्ब कर सको तो वर्ब, एडवर्ब, ये इतने टॉपिक्स अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसमें संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में से अधिकतर क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं ना। चाहे किसी भी एग्जाम में देख लो आप, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से आपको करना ही है, और इजी दिया हुआ है, ज़्यादा डीपली नहीं है। तो आप जो भी टॉपिक्स, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स है काफ़ी, तो बट ये है कि ज़्यादा टॉपिक्स छोटे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ दिया हुआ है। जैसे अनुपात समानुपात के बारे में भी यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ अपने संख्या पद्धति के अंतर्गत है। या बीज गणित के भी दिए है ना, बीज गणित के व्यंजक जो भी फॉर्मूलाज होते हैं इनके, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ से भी देख लीजिएगा, अनुपात समानुपात ये भी दिए हुए हैं ना। इकाई से साथ में संख्या पद्धति हो, अनुपात समानुपात की बात, और बीज गणित, ये सारे ही दिए गए हैं। रेखी समीकरण देख लीजिएगा, है ना, कौन कौन से रेखी समीकरण होते हैं, क्या नहीं होते, है ना। साथ में अक्ष, एक अक्ष के समांतर रेखाओं के बारे में देखना है। अनुपात समानुपात ये मुख्य रूप से देख लीजिएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और द्विघात समीकरण क्या होते हैं, है ना। इनकी जो समीकरण जो बनता है, चाहे द्विघात हो, है ना, त्रिघात हो, तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि कौन से समीकरण कैसे क्या लिखे जाते हैं। बाकी संख्या पद्धति में तो आपको सारी चीजें करना, जैसे लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं ना, या फिर किसके परिमेय संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या कौन सी है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें अच्छे से कवर करना है आप सभी को। चलते साथियों अगले क्वेश्चन स्लाइड पे।
इकाई 8 की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, अपनी ज्यामिति ज्यामिति के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं, तो आप लोगों ने अगर देख लिया होगा तो इसमें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ें दी हुई है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर अगर क्वेश्चन अगर बना भी तो बेसिक चीज़ें अगर आपको पता रहे तो आप इजीली वे में उसको सॉल्व कर पाओगे। तो आपको थोड़ा बहुत इसे भी देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर का यहाँ पे वेटेज है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनने की, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू में बने हुए हैं पहले से। उसी तरह साथ ही जैसे हम बात करें चतुर्भुज वगैरह की, तो चतुर्भुज को भी देखना ही है ना। चतुर्भुज क्या होता है, इनके क्या समीकरण बनते हैं, है ना। तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से देखना है। त्रिभुज और चतुर्भुज इनको तो देखना ही देखना है। अगर हम बात करें इसके आगे इकाई 9 की, तो इसके फॉर्मूला आपको देख के जाना है। सारी जो फॉर्मूलाज होते क्षेत्रमिति के फॉर्मूला को देख के जाना है। तो फॉर्मूला के आधार पर आप जरूर इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस कर ली होंगी। अगर नहीं भी किए तो आप अच्छे से फॉर्मूलाज करके जाइए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करके जाइएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो आप फार्मूला जरूर करके जाइए कि कैसे क्या क्वेश्चन को बना लेते हैं। अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है ना। तो आप, ताकि आपको क्वेश्चन दिखे तो आप उसको उड़ा सको अच्छे से। चलते साथियों अगले इकाई को देखते हैं। इकाई 10 देखेंगे हम, जैसे सांख्यिकी प्रायिकता। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि प्रायिकता क्या होती है ना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स तो नहीं, काफ़ी बड़े भी है ना। इसमें माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर में, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे त्रिकोणमिति में अगर बात करें तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इनके जो भी इनके जितना इनकी क्वांटिटी मान आता है इनका, तो वो देख लीजिएगा। जैसे साइन 30 का मान कितना है, साइन 0 का मान कितना है, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान कितना है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में। डायरेक्टली आपको हो सकता है कि फॉर्मूला पूछ ले, या फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है ये पूछ ले, है ना। या फिर ट्रिग्नोमेट्री से मतलब जो भी आपके सर्वसमीकाएं होती है उनको देख के जाइएगा आप अच्छे से। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर देखें तो हम जैसे यहाँ से आ जाते हैं हमारे, जैसे पादप जगत, जंतु जगत। तो ये पादप, इनको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और बात करें तो जैसे डिजीज के बारे में, मानव स्वास्थ्य, रोग, रोग कारक, इन्हें जरूर देख के जाइएगा। ये जो है ना, ये इन्हें ज़्यादा देख के जाइएगा। और साथ साथ जैविक अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं कुछ। और साथ ही हम यूनिट 11 में अगर और बात करें तो इसमें मनुष्य में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन, तंत्रिका तंत्र, इनके कार्य, तो ये टॉपिक, ये चार पांच जो है ना टॉपिक, तो इनको काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अधिकतर यही से क्वेश्चन बने हुए हैं, और निश्चित ही है कि आपके सिस्टम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम बात करें यूनिट 12 की, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पुष्पी पौधों की आकार की, है ना। पुष्पी पौधे कैसे होते हैं, जड़, तना, पत्ती, तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना। जड़, तना, रूपांतरण, ये भी देख लेना, पत्ती में कैसे रूपांतरण, पौधों में श्वसन, परिवहन कैसे होता है ना। तो जाइलम, फ्लोएम, ये सभी देखे होंगे आप लोगों ने। अगर नहीं देखा है तो अभी 13-14 दिनों का समय है, इसमें अच्छे से रिवीजन में आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ से आप पुष्पी पौधों की लैंगिक प्रजनन, पुष्पी संरचना, नर मादा गेमेटोफाइट्स के बारे में समझ लीजिएगा। ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते ही है। और साथ ही साथ एक यह टॉपिक्स आता है बीज पत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ संरचना। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को क्वेश्चन पेपर में। तो चलते साथ ही ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते यूनिट 12 के लिए। साथ ही साथ इसमें जो लास्ट टॉपिक जैसे दिया हुआ है, वन संरक्षण, मृदा जल के प्रकार, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
यूनिट 12 के अंतर्गत। चलते साथियों अगले स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। अगर यूनिट 13 की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है पादप संरचना के अंतर्गत हम देखें तो इसमें रदरफोर्ड बोर मॉडल है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से मॉडल है, कब दिए थे। साथ ही समस्थानिक और संभारिक यहाँ से देख लीजिएगा, और जो भी क्वांटम संख्या रही है इन्हें देख के जाइएगा अच्छे से। बोर का परमाणु मॉडल विकास क्रम, ये जो कुछ टॉपिक हो जाते हैं यूनिट 13 के, इन्हें देख के जाइएगा। यूनिट 14 की अगर बात करें तो इसमें हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम देखते हैं एल्किन एल्काइन, इनके फॉर्मूलाज देख लीजिएगा कि कैसे कैसे रासायनिक नाम आते हैं ना। साथ ही साथ इसमें बेंजीन नाम पद्धति हो गया, तो इन्हें देख के जाना है आप सभी को, और इसके भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में। चलते हैं यूनिट 15 पर। यूनिट 15 की अगर बात करें तो इसमें बल यांत्रिकी, तो इसमें अधिकतर एसआई मात्रक आपको देके लेके जाना है ना। एसआई मात्रक सभी के पता होना चाहिए कि दाब का कितना क्या होता है ना। जूल किसका होता है, तो इनके सबके एसआई मात्रक देखना है। साथ में सदिश अदिश राशियाँ कौन सी है, तो ये देखना है इसके अंतर्गत हमें, है ना। तो आप सभी के लिए ये तो कॉमन है कि सभी के बारे में देखना है। गति के नियम कौन कौन से है ना, त्वरण गति के समीकरण कौन से हैं, इसमें संवहन चारण विकिरण, ये आप सभी को तो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते ही रहते हैं। तो यहाँ से आपके सिस्टम में जरूर बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये कुछ टॉपिक्स है, काफी आप अगर पढ़ो तो काफी जल्दी इनको निपटा सकते हो, इतने बड़े टॉपिक्स तो नहीं है। चलते साथियों आगे यूनिट 16 को देखते हैं। यूनिट 16 के अंतर्गत हम बात करें भौतिकी के विद्युत चुंबकीय प्रकाश ध्वनि के बारे में, तो हम विद्युत आवेश के बारे में देखते हैं, कूलाम का नियम है ना, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ हम लेंस, जो कि प्रकाश तंतु लेंस की क्षमता ध्वनि है ना, यहाँ से देख लीजिएगा, है ना। दर्पण के बारे में देख लीजिएगा, दर्पण अधिकतर पूछे जाते हैं। आपको एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ या दाएं हाथ के नियम में से आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, तो इन्हें देख लीजिएगा, है ना। तो ये नीचे से कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, चाहे दर्पण की बात हो या फिर फ्लेमिंग या दाएं हाथ का या बाएं हाथ के नियम की बात हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और पराध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे के बारे में। तो ये टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलते हैं अगले सब्जेक्ट पर। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देखें तो हम भारत का आकार देखने को मिलता है, जैसे यूनिट इकाई 17 के अंतर्गत। तो इसमें हमें देखना है कि हाँ भारत का आकार स्थिति क्या है ना। तो भाई आप लोगों ने अगर देखा होगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के आसपास अपने को इसकी आकार देखने को मिलता है भारत का। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनको देख लीजिएगा एक एक नज़र में, है ना। अगली हम बात करें इम्पोर्टेंट, तो हमें यहाँ से देखना है सबसे इम्पोर्टेंट अगर है तो नदियाँ, नदियों की क्या डिस्टेंस होती है ना। अफवाह तंत्र हिमालयी नदियाँ कौन सी है ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ भैया कावेरी नदी है तो ये प्रायद्वीपीय नदी है, हिमालयी नदी है ना। कावेरी नदी है तो ये कहाँ अपना डेल्टा वन कहाँ पे ये जाती है ना, कहाँ प्रवाहित होती है। तो इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या फिर इसकी डिस्टेंस कितनी है, नर्मदा नदी है मान लो, तो नर्मदा नदी की डिस्टेंस कितनी है, कहाँ पर ये प्रवाहित होती है, कहाँ जाकर मिलती है, किस सागर में मिलती है। तो इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, जो कि यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। साथ ही हम बात करें तो यहाँ से सौरमंडल के बारे में पूछ ले जाएंगे कि भैया बुध कौन से नंबर पे है, सूर्य के निकट है कि दूर है ना। शुक्र कहाँ है, शुक्र कैसा ग्रह है ये, जो पृथ्वी का उपग्रह क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, उल्का पिंड वगैरह के बारे में। साथ ही हम आगे बात करें हम इसके अंतर्गत, ये जो परिमंडल पृथ्वी की ये देख लीजिएगा, है ना। कौन से परिमंडल में क्या होता है, ओजोन परत किस परिमंडल में है ना, वायुयान किस परिमंडल में चलते हैं। साथ ही साथ ये दिशा प्रतीक जो रेखा है मापक है, तो इनको देख के जाइएगा, आपको चिन्ह दे दी जाएंगे कि भाई ये किसका प्रतीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे।
पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, जैसे कि हम लोगों ने देखे थे हमारे लेक्चर्स में, तो अगर आप लोगों ने अगर इनको अच्छे से नहीं देखा होगा तो हम लोगों ने सोशल साइंस पे जो कि प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया हुआ है ना। आपको प्लेलिस्ट में हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। वहाँ पे इन सारी टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उनको हम लोगों ने वहाँ पे तथ्य के रूप में हमने देखा भी अच्छे से। तो आप वहाँ से देख सकते हैं इन सारी लेक्चर्स को। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा यहाँ से, है ना, कि कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है ना, कौन सी परत पाई जाती है वहाँ पे। चलते साथ ही इसके आगे हम बात करते हैं। तो हम बात करें वर्षा के प्रकारों की इसके अंतर्गत। तो वर्षा के प्रकार किस टाइप के है ना, सुनामी क्या होती है, ज्वार भाटाएं कब आती है, महासागरीय धाराएं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। साथ ही साथ में संसाधनों के बारे में देख लेना, कौन कौन से संसाधन है और कितने परसेंट अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, है ना। कहाँ पे कौन से संसाधन मिलते हैं सबसे ज़्यादा, है ना, जैसे कोयला कहाँ मिलता है। और बात करें तो हम अन्य धातुएं जैसे लोहा है वो, तो इनके बारे में आप लोग देख के जाइएगा कि कहाँ क्या चीज़ मिलती है। साथ ही साथ मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन के बारे में, ये तो काफ़ी इजी टॉपिक्स, तो इन्हें भी देख के जाना है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन कौन सी रही हमारे भारत में, बात करो या फिर हमारे एमपी की ही बात करो, तो इसमें देख के जाइएगा यहाँ से भी। कृषि के प्रकार तो आप जानते ही होंगे, तो यहाँ से बन जाएंगे। वाणिज्यिक कृषि कौन कौन सी होती है ना, गहन जीविका कृषि कौन सी है, जीविका निर्वाह कृषि कौन सी है। भारत की कुछ फसलें हैं जो कि देख के जाना है यहाँ से, कि चावल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, गेहूँ कहाँ होता है ना, बाजरा हो, मक्का हो, चाय, कॉफ़ी, तो इनके स्थान भी देख के जाना है, कहाँ से कहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड होती है ना, कहाँ से प्रोडक्शन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा इसका। और साथ साथ में हमारे एमपी के बारे में भी देखना है कि एमपी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, किस क्षेत्र में होती है, तो इससे सबसे ज़्यादा देख के जाना है। साथ में खनिजों के बारे में देखना, धात्विक अधात्विक खनिज वितरण, खनिज संरक्षण। इकाई 18 की अगर बात करें इतिहास की, तो 18 इकाई के अंतर्गत इतिहास दिया हुआ है। तो इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें जैसे जानना है तो हमें जैसे इन कालों के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये काल कब से कब तक रहते हैं ना, उस पर आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर काल आधारित रहेगा तो पता रहेगा कि हाँ ये सबसे प्राचीन समय का था, तो यहाँ पे कुछ क्या विकास हुआ था, नहीं हुआ था, है ना भाई। हड़प्पा सभ्यता थी नहीं थी, है ना, तो आप जानते हो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत था हम, क्योंकि वहाँ पे काफी कुछ विकास देखने को मिलता है उसमें। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स साथियों, तो इन्हें जरूर इनके कालखंड के बारे में देख के जाना है आप सभी को। महाकाव्य कौन कौन से, ये भी देख लेना है ना। चलते अगले क्रम में, इसी क्रम में देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, ये देखना है यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। बौद्ध जैन वैष्णव ये संप्रदाय होगा, तो यहाँ से देख के जाना है आपको, महाजनपद वगैरह के बारे में। साथ ही साथ हर्यक शिशुनाग कुषाण, तो ये देखना है क्योंकि यहाँ से, और साथ ही साथ गुर्जर प्रत्यार चंदेल के बारे में, तो इनके जो कालक्रम है, इनके जो संस्थापक रहे हैं, इनको देखना है। साथ ही साथ अगर इनका टाइम पीरियड पता रहेगा आप लोगों को, तो आप इनके टाइम के अकॉर्डिंग जरूर क्वेश्चन को राइट करके आओगे, क्योंकि टाइम पता रहेगा तो आप वह क्वेश्चन जैसा भी बनेगा वो आप सॉल्व कर पाओगे इजी वे में। साथ ही साथ आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में भी देखना है कि कौन सा राजा कब था, किस टाइम पे था, है ना, तो आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। विजयनगर साम्राज्य को तो पढ़ना ही है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, अधिकतर बना है क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से विजयनगर साम्राज्य से। इसी क्रम में अगर बात करें आगे की, तो यह पुर्तगालियों का आगमन, कौन सी कंपनी सबसे पहले आई थी, है ना, इसके बारे में देख लेना। और कौन सी कंपनी आके अपने यहाँ पे कहाँ पे स्थापित किया अपना पहला कारखाना, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा यहाँ से। साथ ही साथ हम बात करें तो यहाँ पे जो भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए और प्रमुख विचारक कौन कौन थे, तो उनके बारे में देखना है आपको। साथ ही 1857 की क्रांति के बारे में देखना है कि कहाँ से कौन लड़ा था, किस स्थान से किसने इस युद्ध का नेतृत्व किया था, तो इसके बारे में आपको अच्छे से देखने जाना है। और वहाँ पे जो भी अंग्रेजी सेना नायक थे, वहाँ पे जो भी जिनके बीच में युद्ध हो रहा था, तो उनको भी देखना है कि हाँ ये
झांसी में आए थे तो इनके अगेंस्ट ये खड़े थे, दिल्ली में आए थे तो इनके अगेंस्ट ये थे, तो इनके बारे में भी देख लेना है। चलते साथियों अगली बात करते हैं हम गांधी जी की, गांधीवादी जन आंदोलनों की। तो इनको देखना है अच्छे से, है ना, सारी गांधीवादी जन आंदोलन आपको देख के जाना है। चलते साथियों अगले इसी क्रम में अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी क्रांति, तो इनकी डेट्स देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं भी आपको पता हो तो पता इतना पता हो कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, इस तारीख आपको पता हो ना। इटली का एकीकरण किस डेट में हुआ था, रूस की क्रांति कब हुई थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तारीख को हुई थी, ये हुआ था, है ना। तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके इनके सन को लेके कि ये किस टाइम पीरियड में हुआ था, कब हुआ था। चलते साथ ही इकाई 19 पर। अगर इकाई 19 की अगर बात करें तो इसमें पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलता है हमें, जो कि इसमें अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें हम तो इसमें हम देखते हैं भारत का जो संविधान है उसके गठन, निर्माण की प्रक्रिया, उद्देशिका, मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्य हो, नीति निर्देशक तत्व हो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो। तो ये जो टॉपिक्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे आपके एग्जाम में। चाहे मौलिक अधिकारों की बात हो, उनके आर्टिकल्स की बात हो, है ना, कि आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है। तो ये जो है इनके मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अधिकार, कितने अधिकार हमारे इसमें, किस अधिकार को हमारे जो मान लो संशोधन किया गया है ना, कौन सा संशोधन के थ्रू बाहर किया गया किस अधिकार को, साथ ही कौन सा अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे आपको निवास की स्वतंत्रता है तो भाई ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है, आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ करने की, तो ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसके खास तौर पे इसके आर्टिकल्स जो भी एग्जाम में बनेगा, आर्टिकल अधिकतर बनेंगे इसमें, तो इसे देख के जाना है आप सभी को। निर्माण प्रक्रिया साथ ही उद्देशिका के अगर बारे में बताया गया तो उद्देशिका में आपको देखना है, पढ़ के जानना है उद्देशिका क्या होती है आपकी, है ना। कौन से इसमें जो 3 वर्ड्स थे उनको बाद में लिया गया था, है ना, 42वें संविधान संशोधन, तो वो कौन से शब्द थे जिन्हें हमने बाद में इसमें अपनाया था, तो उन्हें भी देख के जाना है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व भी इसमें देखने को मिलता है, तो नीति निर्देशक तत्वों को भी अच्छे से देखना है, जो कि आप अगर आर्टिकल्स देखे होंगे तो आर्टिकल 36 से लेके हमें 51 तक के देखने को मिलता है। तो इन नीति निर्देशक तत्वों को देखना है, कौन से खास तौर पे इनके आर्टिकल्स को, कि आर्टिकल किससे कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा आर्टिकल किसमें, वही आर्टिकल 40 में क्या है, तो वही पंचायत का गठन है ना। 43 में क्या है, 45 में क्या है, 46 में, खास तौर पे इन आर्टिकल जो जो कि मेन है, जैसे 40 हो गया, है ना, 44 हो गया, 39 हो गया, या फिर 45 हो गया, 48 हो गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो इनको जरूर देख के जाइएगा। हम लोगों ने अनुच्छेद वाले लेक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद करवाए हैं, अगर जिस किसी साथियों ने नहीं देखे होंगे उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था हम लोगों ने अनुच्छेद वाले लेक्चर्स के अंदर। साथ ही ये देखना है कि ये किस भाग के अंतर्गत आता है ना, कौन से भाग के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। चलते साथियों अगले टॉपिक्स को देखते हैं। तो इसमें स्थानीय सुशासन हमें देखने को मिलता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इन्हें भी थोड़ा देख के जाना है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए 73वें 74वें संविधान संशोधन और राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग की, इसकी कब हुआ था, कब गठित हुआ था, है ना, इसका संशोधन अगर बात करें 73 संविधान तो कब हुआ था, कितने विषय रहते, चाहे वो पंचायत में हो, पंचायती राज में, या फिर आप म्यूनसिपालिटी में आपको देखने को मिलता है, तो इसमें कितने क्या सब्जेक्ट, कितने विषय दिए गए थे काम करने के लिए, तो इनको देखना है। कौन सा विषय किसके अंतर्गत आता है, इन्हें देखना है ना। कौन कौन सी समितियां बनी थी इन पे, वो देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट थी समितियां भी, तो ये देख के जाना है आपको। साथ में अगर बात करें भारत में नियोजन पंचवर्षीय योजना नीति आयोग के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आप लोगों के लिए कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके सीईओ कौन है, यहाँ से बनेगा। पंचवर्षीय योजना में डायरेक्टली मॉडल पूछ लिया जाएगा कि इस पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल रहा था, कब तक के रही थी, इसके बाद में क्या हुआ, नीति आयोग कब आया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे।
साथ ही आगे हम बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में पूछेंगे। डायरेक्टली आपके टॉपिक दिया हुआ तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। एक आध आपके क्षेत्र का जैसे राजनीतिक दल हित समूह दे दिया जाएगा, एमपी का हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो यहाँ से देखेंगे। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये जो संगठन दिए हुए हैं ना, इनमें से एक क्वेश्चन आपका निश्चित ही बनेगा। तो आपको जो भी आपके सिलेबस में यहाँ दिए हुए हैं, दक्षिण आसियान संघाई है ना, G20 हो, G8 हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके टॉपिक इसमें शिफ्ट में। ये हो जाते हैं कुछ पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आपको छोड़कर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जरूर देखेंगे आप आपके शिफ्ट में क्वेश्चन। तो चलते साथियों अगले स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। इकाई 20 जो कि हमारा अर्थशास्त्र दिया हुआ है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखिए तो अर्थशास्त्र के बारे में इसकी जो भी परिभाषा हो ना, थोड़ा इसके बारे में देख लेना कि अर्थशास्त्र क्या है भाई। विनिमय है ना, विनिमय का माध्यम है क्या है। मुद्रा के बारे में अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सारे टॉपिक्स को हम देखते हैं बारी बारी से। अगर इसमें बात करें तो विनिमय के बारे में देख लेंगे, उपभोग उत्पादन, तो ये देखना है आपको। साथ ही साथ इसके अगर अंतर्गत हम देखें तो थोड़ा बहुत अगर इनके बारे में समझ सको तो कुल उत्पाद, सीमांत उपयोग, जनरली इजी वे में आप समझ लोगे। हम लोगों ने भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान इसको डिस्कस करने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हो वहाँ से। थोड़ा बहुत अगर समझ के जाओगे तो कोई घाटा नहीं है आपका। अभी आपके पास समय है, 14 दिन का समय है। पर्टिकुलर आप टाइम पीरियड अगर बांट रखा होगा आपने तो इसको करके ही जाना, छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ आगे बढ़े हम इम्पोर्टेंट, तो इसमें जैसे अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गए, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनके बारे में देखना है। इसके अर्थ क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, कितना परसेंटेज है वर्तमान में, है ना, कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में कितने परसेंट पे आज हमारी गाड़ी दौड़ रही है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में कहाँ है हम, ये देखना है। मुद्रा बैंकिंग, ये तो देखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स हो जाता है। केंद्रीय बैंक कौन सी, वाणिज्यिक बैंक कौन सी, उनकी क्या कार्य है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके यहाँ से। अगर इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो देखो, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे वो हो सकता पॉलिटिक्स से बन जाए या साइंस से बन जाए, कह नहीं सकते। हो सकता कि इकोनॉमिक्स से उठा ले आपके क्वेश्चन। तो आपको टॉपिक्स तो छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, तो आपको सारे ही टॉपिक्स देख के जाना है। लेकिन अगर उनमें से भी अगर कोई गिने चुने ऐसे होंगे कि हाँ भाई मेरे पास तो यार थोड़ा ही समय है, तो थोड़ा समय है तो भैया ये टॉपिक्स जरूर कर लेना। इन टॉपिक्स को करके जाओगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई कुछ बना ही नहीं है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी इन्हें देख के जाना है थोड़ा। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला या फिर राष्ट्रीय आय हो, है ना, जीडीपी क्या होती है, तो इनको देख के जाना है यहाँ से थोड़ा सा। तो साथियों ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। आई होप आप सभी को ये टॉपिक से आप अवगत होंगे, और नहीं भी है तो आपके पास अगर सिलेबस है नहीं है तो एक काम करिएगा, जो कि हम ये सिलेबस को आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, आप इसे अच्छे से देख के जाइएगा। कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ के रूप में दिख जाएगा। टेलीग्राम पर जाते से ही आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम अच्छी और पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आपको वहाँ से डायरेक्टली सारी चीज़ें मिल सके। हमारे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होंगी, वो प्रैक्टिस के दौरान अच्छा खासा नंबर ले रहे होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिनके प्रैक्टिस तो कर ही रहे पर नंबर भी उतने अच्छे नहीं आ रहे, और तैयारी भी उतनी विशेष नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये है कि देखिए, ये जो टॉपिक दिए हुए, इन जो टॉपिक्स की हमने आज चर्चा की है अभी इस क्लास में, तो इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन अधिकतर आपको बनेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देखें तो यहाँ से ही क्वेश्चन बने हैं अधिकतर एग्जामों में। तो निश्चित है कि साथियों कि यहीं से क्वेश्चन आपके भी बनना तय है। तो यहाँ से बनना तय है, तो आपको यहाँ से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन टॉपिक्स को ही आपको बार बार रिवाइजन करना पड़ेगा। चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना। और हमारी अगर बात करें तो हम लोगों ने भी हमारे प्लेलिस्ट में जो भी लेक्चर्स किए हुए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए उन टॉपिक्स के ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस किए जो भी इम्पोर्टेंट रहे। साथ साथ में हमने जो पीवाईक्यूज लिए, तो आप उन पर देख सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू पे आधार पर ही हम लोगों ने वहाँ से
जो भी टॉपिक्स के बन सकते थे उन टॉपिक्स को लिया है, और उन्हीं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए, प्रैक्टिस की है। तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मुझे आशा है साथियों कि आपका जोश एकदम हाई होगा, है ना? क्योंकि हाई जोश रखोगे तभी सारी चीज़ें कर पाओगे। सारी चीज़ें कब पॉसिबल होंगी? जब अपने आप में हिम्मत होगी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दिखाऊँगा। क्योंकि काफ़ी कम दिनों का समय है, और एस्पिरेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट इसमें जुड़े हुए, शायद जो डेटा हम लोगों ने देखा था 1,80,000 का समथिंग बच्चों का, तो वो हो सकता है कि इतने बच्चे आए, नहीं आए, उनसे कोई मैटर नहीं है। हमें तो एक पोस्ट चाहिए और वो लेना है। तो कैसे लेना है? हम अच्छे से हमारी तैयारी करके जाए, प्रैक्टिस करके जाए, रिविज़न करके जाए, और निश्चित ही आपने जो परिणाम को है वो सफल रखें। निश्चित ही साथियों, आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आप ये टॉपिक्स अगर करके जाते हो तो आपको अपने स्क्रीन पर जो आप मार्क्स देखोगे एकदम पॉजिटिव मार्क्स देखोगे। आप संतुष्ट रहोगे कि हाँ, मैंने मेहनत की थी और इतने मार्क्स मुझे ज़रूर मिलना था और मिले। तो साथियों, ये रहा आज का अपना डिस्कशन, आज की हमारी ये क्लास। तो आई होप आप लोगों को सारी टॉपिक्स पसंद आए होंगे और आप इन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कल करो सो आज कर, तो आज करे सो अभी, अभी से मतलब आप अपना प्लान बनाइए, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिए, प्रैक्टिस करिए। हम आपको इसी तरह गाइडेंस देते रहेंगे और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाएंगे। जो भी 14 से 15 दिन बचे, इनमें और भी इम्पोर्टेंट जो भी हो सकता था हम करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं आप सभी से एक नए लेक्चर्स में, है ना? जो कि अगर एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो काफ़ी 30 के बाद ही आप लोगों का एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, सीटी शो कर दी जाएंगी, तो देख लीजिएगा उससे जब भी हो। तो मिलते हैं साथियों नए लेक्चर के साथ में। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।